हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल चैनल। आज भी हम लोग सोशल इश्यूज़ के करंट अफेयर के रिगार्डिंग मिल रहे हैं। जो भी इश्यूज़ 27 फेब टू 4 मार्च रहे हैं न्यूज़ में, उनको हम आज डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली वो आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी सारे एडिटोरियल्स लिखे गए हैं इन पे, काफ़ी सारे एक्सप्लेन्ड पेज पर इंडियन एक्सप्रेस के काफ़ी जिक्र किया गया है इनका। ठीक है, तो इनके करंट इश्यूज़ के बारे में, इनके पीछे की बेसिक बैकग्राउंड के बारे में, क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब एक टॉपिक के बारे में पूरा ओवरऑल पढ़ेंगे हम आज। आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें हमने 4 पढ़ने हैं टॉपिक सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग। फर्स्ट है सेम सेक्स मैरिज एंड सेंटर्स रिस्पॉन्स इन द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है कि वाई सेम सेक्स मैरिज शुड नॉट बी अलाउड इन इंडिया। अभी अलाउड नहीं है, तो सेंटर से पूछा कि क्यों अलाउड नहीं है, आपके क्या विचार है, इस पे रिस्पॉन्स दो हमें, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे। ठीक है। सेकंड है द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स। ये लिंक्डइन है एक वेबसाइट जिसने सर्वे किया था काफ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग कि कोरोना के टाइम पर कितनी अमाउंट ऑफ फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस झेलने को मिली, कितनों का प्रमोशन रुक गया, कितनों की पे रेज रुक गई, है ना, कितनों को जॉब से निकाल दिया गया। तो ये सब लिंक्डइन ने स्टडी करने की कोशिश की है कोरोना के पीरियड के टाइम की। थर्ड है फिर अपना रिवीजन इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। काफ़ी न्यूज़ में रहा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ेंगे, इसमें क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है, क्यों ये लेकर आया गया था, क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, क्यों रिवाइज कर रही है नीति आयोग, ऐसा क्या दिक्कत होगी पहले वाले एक्ट में और अब वाले एक्ट में क्या चेंजेस लेकर आएंगे, तो वो सारा डिस्कस करेंगे। फोर्थ है अपना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। बेसिकली अभी इसकी रिव्यू मीटिंग बिठाई गई थी अपने एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें इस अभियान को लेकर रिव्यू किया गया था कि जब हम लोगों ने इसको लॉन्च किया 2013 में, तब से लेकर अब तक क्या क्या चीजें हम इसमें अचीव कर चुके हैं और क्या क्या और अचीव करने के लिए हमें स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेम सेक्स मैरिजेस। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली, अगर हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर क्या एक तो माइंडसेट है लोगों का, और सुप्रीम कोर्ट या किसी भी दिल्ली हाई कोर्ट या फिर कोई और भी हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो वो किस बेसिस पर दिया है और कब कब दिया है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक बार इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे कैसे होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज और डिक्रिमिनलाइज किया गया। पहले 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था कि भाई अंडर 377 सेक्शन ऑफ आईपीसी homosexuality is decriminalized if there is any physical relation between the same sex couple, then it is not discriminatory, मतलब it is discriminatory and it should be allowed। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि अपनी जो होमोसेक्सुअलिटी है ये डिक्रिमिनलाइज होनी चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला 2009 में। अच्छा, काफ़ी वर्डिक्ट माना गया था उस टाइम के हिसाब से कि एक हाई कोर्ट ने इतने बड़े पैमाने पर इंडिया के लेवल पर जाकर एक ऐसा डिसीजन दिया है जो इंडिया की पब्लिक इथोस के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती नहीं है होमोसेक्सुअलिटी को। तो सिंपल एक हाई कोर्ट ने पूरा पैन इंडिया बेसिस पर इसको डिस्क्राइब किया और लोगों को बोला कि इट शुड बी वेरी नॉर्मलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड। तो काफ़ी वाहवाही की थी लोगों ने इसकी कि हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने इट हैज़ बीन टेकन एज अ प्रोग्रेसिव स्टेप। फिर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के इस जजमेंट को, जहां पर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न द जजमेंट मतलब जो भी दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा नल एंड वॉइड कर दिया कि जो भी चीज आपने बोली है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और दोबारा से सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी वाज इंक्लूडेड इन दी सेक्शंस, टू इंक्लूडेड एज द सेक्शन इन द आईपीसी। तो दोबारा से ओवरटर्न कर दिया गया। तब काफी ज्यादा लोगों में रोष उत्पन्न हुआ कि इतना अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप था, इतनी बढ़िया सोसाइटी जा रही थी, तो एकदम से इतना चेंज लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो फिर दोबारा से जो जितने भी अपने फेमिनिस्ट्स हैं या फिर जो आप कह लो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने दोबारा से पीआईएल फाइल करी कि आपने ये जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू करो दोबारा,
क्योंकि अगर आप रिव्यू करोगे बाय द लार्जर बेंच तो हम आपको बताएंगे कि आपका जो डिसीजन आपने ओवरटर्न किया है दिल्ली हाईकोर्ट वाला, ये कितना गलत है। ठीक है, तो फिर नाज फाउंडेशन एक एनजीओ है, उसने पीआईएल दोबारा फाइल करी और उसकी पीआईएल को सुनते हुए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ नेचर, देयर इज नॉट अगेंस्ट द नेचर एंड पर्सनल जो पर्सनल बंदा है उसके हाथ में नहीं है ये उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इट इज नॉट अंडर हिज और हर कंट्रोल। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि होमोसेक्सुअलिटी इज लीगलाइज्ड एंड देयर शुड बी नो पनिशेबल ऑफेंसेस इन दी सेक्शन। तो ये अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अगर हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था, फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दिया और अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। मतलब अभी के हिसाब से सिचुएशन क्या है कि इफ देयर इज एनी फिजिकल रिलेशन बिटवीन सेम सेक्स कपल्स तो ये चीज पनिशेबल ऑफेंस में नहीं आती अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो जो भी लेटेस्ट जजमेंट होती है ना, तो उसके हिसाब से ही हम लोगों को पूरा का पूरा डिसीजन लेना होता है। तो अभी के लिए इतना है। लेकिन अब लोगों ने ये बोला कि अगर आपने पूरी होमोसेक्सुअलिटी को, फिजिकल रिलेशंस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है तो सेम सेक्स मैरिजेस को हम लोग वैलिडेट क्यों नहीं कर सकते? अगर एक चीज पॉसिबल है तो दूसरी चीज भी पॉसिबल है। तो इसके खिलाफ इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लोगों ने पीआईएल फाइल की हुई है और उसी के चलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से रिस्पॉन्स मांगा है कि आपके क्या विचार है, हमें बताओ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने डिसीजंस देंगे। तो सेंटर का क्या रिस्पॉन्स है, तो इसलिए वो न्यूज में रहा है कि सेंटर ने अपना रिस्पॉन्स दिया है एक्चुअली। ठीक है, बैकग्राउंड इसका यही है कि लोगों ने पीआईएल फाइल की थी कि जितनी भी सेम सेक्स मैरिजेस हों उनको या तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 के अंडर उसको रिकॉग्नाइज कर दो। हम लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट किया था आई थिंक 2nd या 3rd क्लास में सोशल इश्यूज की, फरवरी वाली में ही। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार तो समझ आ जाएगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली है क्या, है ना। अगर हम बहुत ब्रीफ में बात करें तो ये है कि द मैरिज बिटवीन इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस पर्सन्स, स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड तो ये है कि पीआईएल फाइल की हुई है। अब सेंटर ने रिस्पॉन्स क्या दिया है? सेंटर का अगर हम क्रक्स निकाले रिस्पॉन्स का तो एक ही क्रक्स है कि उसने सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करने से बिल्कुल मना कर दिया है और उनके लिए कोई भी लॉ बनाने से भी मना कर दिया है। मतलब इट कैन नॉट बी वैलिडेटेड। ठीक बात है। तो रिस्पॉन्स किस किस वे में दिया है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया है इस हिसाब से और उसके बाद अपना वर्डिक्ट देगा। तो सेंटर के रिस्पॉन्स देखते हैं, है ना। पहला रिस्पॉन्स है सेंटर का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर 2018 में 377 को डिक्रिमिनलाइज किया था उसने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन बिटवीन सेम सेक्स कपल इन अ रूम और इन अ हाउस को वैलिडेट किया था, ना कि मैरिजेस को लेकर। तो उस डिसीजन को हम लोग एग्जैजरेट ना करें और दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। टू मेंटेन द फिजिकल रिलेशन एंड टू मेंटेन अ मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन, बहुत दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसलिए हम दोनों को सेम तरीके से नहीं ले सकते और इसलिए सेम सेक्स मैरिजेस भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही यूज करते हुए उन्होंने ये बोल दिया कि इट शुड नॉट बी अलाउड। सेकेंड रिस्पॉन्स इन्होंने दिया सोसाइटल मोरालिटी, कि हम लोग जो पार्लियामेंट है, जो सेंटर है, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल लोगों के हिसाब से पॉलिसी ना बनाए, उनके कल्चर के हिसाब से पॉलिसी ना बनाए, उनकी एथिकल इश्यूज, मॉरल वैल्यूज के हिसाब से लॉ ना बनाए, तो अगले इलेक्शन में उनको कोई वोट नहीं देगा। तो जब वोट नहीं मिलेगा तो उनका जो बेसिक पर्पस है टू रिमेन इन द पावर, वो तो पूरा खत्म हो गया, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि भाई हम लोगों का एक लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट है कि भाई हम लोग जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे जो प्रेशर है, जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं, जो पब्लिक ईथोस हैं, वो इस तरीके से है इंडिया में कि इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द मैरिज बिटवीन द सेम सेक्स। ठीक है, तो सोसाइटी का भी देखना पड़ता है हमें और उसके बाद ही हमें लॉ बनाना पड़ता है। तो ये सेंटर ने बोला। थर्ड, इसने बोला कि नॉट इन द कॉन्सोनेंस विद द एग्जिस्टिंग लॉ। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 जो कहता है कि एवरीबडी हैज अ राइट टू लाइफ एंड विद राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कि आपको राइट टू लाइफ भी है, साथ में आपको एज अ डिग्निफाइड लाइफ जीने का भी अधिकार है।
तो इसमें जो है इट इज ऑल्सो फॉलोड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देर आर टू थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए पॉलिटी के रिगार्डिंग, कि दो चीजें हैं, दो कंसेप्ट हैं, एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पहला जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये क्या कहता है कि अगर कोई भी लॉ मेकिंग करनी है पार्लियामेंट में, तो जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए, क्या वो फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, उसके बेसिस पर कोई भी कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बिल आया, पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया और फिर बाद में प्रेसिडेंट की एसेंट से वो एक एक्ट बन गया। तो दिस इज अ प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड टू मेक अ लॉ। तो ये तो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो ये फॉलो ना करने की वजह से किसी भी लॉ को कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है। वो कोर्ट की मर्जी है कि आपने प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं किया है तो हम इसको नल एंड वॉइड करते हैं। साथ में दूसरी चीज क्या है कि जिस अथॉरिटी ने ये लॉ बनाया है, क्या उस अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है ये लॉ मेकिंग या नहीं। अगर उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है ये और उसने उस पर लॉ बना दिया है, तो इस बेसिस पर भी जो कोर्ट है उस डिसीजन को, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है। दैट कम्स अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सिंपल लॉ से कोई मतलब नहीं है, बस लॉ किस तरीके से बना है, उस प्रोसीजर में और उस अथॉरिटी में कोई डिसोनेंस नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। फिर दूसरा आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट ये देखता है कि जो लॉ बनाया गया है, क्या वो लॉ फेयर है, आर्बिट्रेरी है या फिर जस्ट है। मतलब अगर लॉ फेयर है, जस्ट है, नॉन आर्बिट्ररी है तो अच्छा है सोसाइटी के लिए। लेकिन अगर ये आर्बिट्ररी है या फिर अनफेयर है, अनजस्ट है, लोगों के अधिकारों को छीन लेगा, लोगों को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, तब इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस लॉ को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। भले ही प्रोसीजर ठीक ठाक अपनाई गई हो, फॉलो की गई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लॉ ही गलत बना दिया आपने, तो उस बेसिस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस लॉ को पूरे को खत्म कर सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब सेंटर ने क्या बोला है कि आर्टिकल 21 भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंडर ही आता है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस लॉ को यूज करते हुए, इस आर्टिकल को यूज करते हुए हम सेम सेक्स मैरिजेस को एज अ फंडामेंटल राइट बना दे। एक तो हो गया नॉर्मल राइट, एक हो गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन के टाइम पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मल राइट है तो उसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सीधा हाई कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, ये पूरी आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। तो सेंटर ने ये बोला है कि आर्टिकल 21 भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंडर ही आता है, और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि इसको यूज करते हुए हम सेम सेक्स मैरिजेस को एक फंडामेंटल राइट बना दे। और अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने इसको फंडामेंटल राइट बना दिया, तो इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉज इन द कंट्री। हमें पता है पर्सनल लॉज हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसमें क्या है, अगर कोई मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, ये 4 चीजें हैं, अगर इनके रिगार्डिंग कोई भी रिलीजन है तो उस रिलीजन के हिसाब से लॉ बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सबके लिए लॉज ऑफ मैरिज, लॉज ऑफ अडॉप्शन, लॉज ऑफ मेंटेनेंस एंड लॉज ऑफ डिवोर्स, तो चारों के लिए अलग अलग नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, हर रिलीजन के लिए अलग अलग होगा। तो ये क्या होगा, अगर इसको सेम सेक्स मैरिजेस को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर दिया, लीगल कर दिया, तो पूरा का पूरा जो बैलेंस बना हुआ है कंट्री में पर्सनल लॉज को लेके, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो सकता है, एंड इट शुड नॉट बी प्रमोटेड। इसकी वजह से सोशल हार्मनी भी डिस्टर्ब हो सकती है, लोगों में सोशल क्लैशेस भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेंटर का ये मानना है कि देयर शुड नॉट बी एनी लॉ और अ फंडामेंटल राइट विच रिकॉग्नाइज और वैलिडेट द सेम सेक्स मैरिजेस। डन। तो ये तीसरा पॉइंट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, फिर है सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। जैसे हमने पहले बात करी अभी कि टू मेंटेन अ फिजिकल रिलेशन एंड टू कम इनटू अ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सिंपल, अगर आप किसी के साथ रहते हैं, चाहे कोहैबिटेशन में रह रहे हैं, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके लिए अलग लॉज हैं और मैरिज के लिए अलग लॉज हैं। और इंडिया में मैरिज को एज ए सैंक्टिटी देखा जाता है कि भाई इट शुड नॉट बी ब्रीच्ड। अगर एक बार शादी हो गई है तो बहुत मुश्किल से ही डिवोर्स के लिए सोसाइटी मानती है।
लॉ तो कहता है कि इजीली डिवोर्स मिल जाएगा, लेकिन सोसाइटी की वैल्यूज ऐसी हैं कि डिवोर्स को अभी भी एज अ टैबू देखा जाता है, एज अ स्टिग्मा देखा जाता है। मतलब डिवोर्स के बाद जो लाइफ है दोनों पर्सन्स की, वो इतनी सिंपल नहीं रहती जितनी शादी से पहले थी। तो इसी वजह से जो मैरिज की सैंक्टिटी है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि मैरिज का अगर हम बात करें इंडिया में, देयर इज अ पर्पस टू रिप्रोड्यूस द चिल्ड्रन। एक तो ये बेसिक पर्पस है ही मैरिज का, हमें पता ही है। तो अगर इफ देयर इज नो बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमेन विच हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस द चिल्ड्रन, तो फिर जो मीनिंग ऑफ मैरिज है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। एंड सेम सेक्स मैरिजेस में ये पूरा का पूरा मीनिंग ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। तो इस वजह से जो मैरिज की एज ए सैंक्टिटी, उसको हार्म पहुंचेगा, उसको डिस्टर्बेंस पहुंचेगी। इसलिए जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं, इट दे शुड नॉट बी अलाउड। फिर तो मैरिजेस की हमें बना के रखनी है सैंक्टिटी। फिर है लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया। इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो एक्सप्रेसिवली ये बोले कि राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू मैरी, कि भाई मेरा ये राइट है कि मैं इसी से शादी करूंगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। ये बहुत सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी हैं, उसके बाद ये चीज बाहर आई है कि राइट टू मैरी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, बट ये कहीं लिखा नहीं हुआ। तो इसको भी यूज करते हुए सेंटर ने बोला है कि एज अ फंडामेंटल राइट इसको इस्टेब्लिश करना इज नॉट पॉसिबल। साथ में जो अपनी कोई भी मैरिज है किसी भी रिलीजन के रिगार्डिंग, वो हर एक किसी एक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइजेबल है। हिंदू मैरिज अगर है, 2 पर्सन हिंदू है, उनकी मैरिज अगर होती है तो दैट इज रिकॉग्नाइजेबल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अगर कोई इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन है तो उनकी मैरिज इज रिकॉग्नाइजेबल अंडर दी स्पेशल मैरिज एक्ट। मुस्लिम मैरिजेस हैं 2 मुस्लिम्स के बीच में, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर आता है ना। तो ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो मैरिज को रेगुलेट करता है। तो ऐसा कोई सेम सेक्स मैरिजेस को भी हम उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक अलग से लॉ बनाना पड़ेगा, जिस लॉ को बनाने के लिए पावर हमारे हाथ में नहीं है। सोसाइटी हमारे पीछे है और इसकी इथोस को हमें देखना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग अपना वो लॉ बना पाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेंटर। ठीक है, फिर आता है, तो ये 5 डिसीजंस दिए, 5 रिस्पॉन्सेज दिए सेंटर ने। पहला है अपना ऑर्डर को ही यूज कर लिया। दिस अब अगर हम बात करें तो इट कैन बी यूज्ड एज अ जुडिशियल पॉइंट। ऐसे याद करने के लिए आप लोगों के लिए कि सेंटर ने किस किस बेसिस पर रिस्पॉन्सेज अपने दिए हैं। पहला उसने जुडिशियल पॉइंट दिया है, फिर उसने एक सोशल पॉइंट दिया है, फिर उसने एक अपना लीगल पॉइंट दिया है कि अभी लॉ ही नहीं है इस तरीके का कोई। फिर उसने सैंक्टिटी ऑफ मैरिज की बात करी है, मैरिज कम्स अंडर द कल्चर ऑफ इंडिया, तो ये कल्चरल पॉइंट है। और लास्ट में लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया, जो हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, विच इज आप कह लो ह्यूमेन पॉइंट या फिर एथिकल पॉइंट। तो इस तरीके से क्या है, हमारे लिए पॉइंट्स को याद रखना बड़ा इजी हो जाता है कि एक जुडिशियल पॉइंट दिया था, एक सोशल पॉइंट दिया था, एक कल्चरल पॉइंट दिया था, एक पॉलिटिकल पॉइंट दिया था। तो इस हिसाब से हमें बस वो पॉइंट याद रखना है और साथ में बस उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिट है। तो ये सेंटर का रिस्पॉन्स था। हमने अभी देखा है कि होमोसेक्सुअलिटी का बेसिक बैकग्राउंड क्या है, किस किस ईयर में डिक्रिमिनलाइज की गई, किस कोर्ट के द्वारा डिक्रिमिनलाइज की गई, और साथ में सेंटर ने रिस्पॉन्स ऐसे क्यों दिए हैं। तो बेसिक जो अपना अगर हम क्रक्स निकालें तो क्रक्स यही निकलता है पूरे रिस्पॉन्स का कि जो मैरिज है उसकी जो सैंक्टिटी है दैट शुड बी मेंटेन्ड, बिकॉज टू रिप्रोड्यूस देयर शुड बी अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमेन शुड बी प्रेजेंट इन द मैरिज। तो ये पूरा सोशल इथोस के अगेंस्ट है एंड इट शुड नॉट बी प्रमोटेड। तो ये तो हमने देखा। फिर साथ में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस हैं जिनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट। भले ही लॉ में कहीं एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, लेकिन इट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट कैन बी इंक्लूडेड अंडर द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने कई सारे केसेस में, इसलिए हम पढ़ेंगे। 2 केसेस इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। 2018 वाला शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम एंड अदर्स। सिंपल याद रखना अपना ये वाला शफीन जहान केस 2018 वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि मैरिज एज अ फंडामेंटल राइट। अगर किसी पर्सन ने किसी से शादी करनी है तो दैट शुड कम अंडर इट्स पर्सनल जजमेंट, पर्सनल ओपिनियन। कोई और नहीं बता सकता है कि आपको इससे शादी करनी है या नहीं करनी है। अगर कोई पर्सन अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज करता है तो वो किस बेसिस पर करता है कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहे।
तो वो डिसाइड करेगा कि हैप्पीनेस किस चीज से आएगी। तो उस हैप्पीनेस का जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है उसको यूज करते हुए अगर उसको लगता है कि उसको सेम सेक्स से शादी करनी चाहिए तो वो उसकी मर्जी है, और अगर नहीं करनी चाहिए तो वो भी उसकी मर्जी है। किसी और रिलीजन में शादी करनी तो भी उसकी मर्जी है, किसी और कास्ट में करनी तो भी उसकी मर्जी है। तो मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट, नो बडी कैन कंपेल एनी पर्सन टू मैरी टू अदर पर्सन। जो वो चाहेगा वो वही करेगा, और ये फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। तो हमें याद रखना है शफीन जहान केस में सबसे पहली बात है कि मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट, whoever wants to marry whomever it should be allowed, there should be no one to decide that। फिर साथ में एक अपना ये नवजेत सिंह जौहर केस है 2018 वाला, इसको भी ऐसे याद रखना है, नवजेत सिंह जौहर केस 2018। इसमें इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जितने भी होमोसेक्सुअल्स हैं इंडिया में उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए। जो भी राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, चाहे वो लीगल राइट हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हैं, चाहे वो और अदर ह्यूमन राइट्स हैं, वो सब के सब होमोसेक्सुअल्स को मिलने चाहिए, एलजीबीटी कम्युनिटी को मिलने चाहिए, और देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोवाइडिंग दोज राइट्स। ठीक है, अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेंगे तो उनको मैरिज के राइट्स भी मिलेंगे, मैरिज के राइट्स मिलेंगे तो उनको अडॉप्शन के राइट्स भी मिलेंगे, अडॉप्शन के राइट मिलेंगे तो उनको डिवोर्स के राइट्स भी मिल सकते हैं, और डिवोर्स के मिलेंगे तो उनको मेंटेनेंस के राइट्स भी मिलेंगे। तो पूरा का पूरा पर्सनल लॉ की चेन निकल गई ना। हमने वही बात की थी यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, कि देयर शुड बी वन लॉ विच मेंटेन्स दी पर्सनल लॉज, तो वो 4 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दोगे आप तो आपको उनको पर्सनल लॉज भी देने पड़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली ये इस्टेब्लिश हो गया है कि राइट टू मैरी और सेम सेक्स मैरिज इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, भले ही लॉ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि जो भी चीज रिसेंट होती है, चाहे कोई लॉ रिसेंट बना हो या फिर उस लॉ को नल एंड वॉइड करने के लिए कोई जजमेंट आई हो, या फिर जजमेंट को नल एंड वॉइड करने के लिए कोई और लॉ आया हो, तो ये चलता रहता है सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में। तो जो भी चीज रिसेंट हुई है, अगर जजमेंट अभी रिसेंट आई है, उसके ऊपर सेंटर ने कुछ कहा नहीं है, तो जजमेंट को मानेंगे हम लोग। सेंटर ने कोई लॉ बनाया है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं उस पर, तो हम उस लॉ को मानेंगे। तो अभी रिसेंटली 2018 में जब ये कह दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलने चाहिए, तो फिर मैरिज के राइट क्यों नहीं मिलने चाहिए, वो तो मिलेंगे ही, है ना। तो ये तो अब तक एक्सप्लिसिटली आ गया ये चीज। साथ में अगर हमने ये देख लिया कि भाई सेंटर की माइंडसेट हमने देखा, तो हमें ये नजर आया कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस को क्यों परमिट नहीं करना चाहिए। इसके पॉइंट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन कोई रास्ता ऐसा तो होना चाहिए ना कि जिस वजह से होमोसेक्सुअल्स को भी एक्सप्लॉइट ना फील हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो वाई सेम सेक्स मैरिजेस शुड बी अलाउड, हमें तो दोनों पता होने चाहिए। न्यूज में ये भले ही रहा है कि सेंटर का रिस्पॉन्स क्या आया है, लेकिन हमें एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट ये पता होना चाहिए कि क्या बैकग्राउंड है, क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए वो तो हमने देख लिया, क्यों होनी चाहिए कि एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। पहला हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है, इन सभी कंट्रीज में जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं दे आर रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी किसके, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड भी हैं, साथ में नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड और फिनलैंड जैसी कंट्रीज ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो वाई शुड नॉट इंडिया? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, आई एग्री, बट अगर हमें आगे फॉरवर्ड होना है, अगर हमें मॉडर्नाइज करना है अपने कल्चर को, तो हम लोगों को सभी को इक्वल राइट्स देने चाहिए ना। हर कोई कल्चर यही कहता है कि देयर शुड बी इक्वल राइट्स अवेलेबल टू एवरीबडी, देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये सब अगर प्रमोट करना है तो ये सब भी तो करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में ये पॉपुलेशन भी तो रहती है, दे आर ऑल्सो द सिटीजन। तो जो राइट अदर सिटीजन को वो इनको भी मिलने चाहिए। तो हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंटरनेशनली हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। साथ में सेकंड, अगर हम इनको रिकॉग्नाइज कर देंगे, अगर हमने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर दी, तो जितने भी और पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो डिवोर्स के हों, मेंटेनेंस के हों, अडॉप्शन के हों या फिर मैरिज के हों, ये सब भी उनको मिलेगा। तो ये कोई नॉर्मल राइट्स नहीं है, दे आर ह्यूमन राइट्स। कोई एक पर्सन ह्यूमन है, इसलिए उसको ये मिलना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर और देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो इस वजह से जितने भी पर्सनल लॉज हैं जो इनको मिलेंगे, वो इनकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेंगे।
और अगर आपको पूरी कंट्री को साथ लेके चलना है तो एवरी डाइवर्सिटी ऑफ योर कंट्री शुड बी अक्यूमुलेटेड, दे शुड ऑल बी असिमिलेटेड। उन सबको आपको आगे लेकर जाना है, तभी एज अ कंट्री आप ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज जस्ट सेम सम सेक्शन ऑफ पीपल ही आगे ग्रो कर पाएंगे, बाकी सोसाइटी पीछे रह जाएगी। तो अगर आपको पूरी इकोनॉमी ग्रो करनी है, पूरी कंट्री ग्रो करनी है, पूरा नेशन ग्रो करना है, तो आपको हर किसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक बात है। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट बोलें तो जितना ज्यादा हम लोग चीजों को डिस्कस करते हैं, जितना ज्यादा हम उसके बारे में बात करते हैं, दैट थिंग बिकम नॉर्मलाइज्ड, दैट थिंग बिकम जनरलाइज्ड। तो अगर हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे कि मैरिज शुड बी अलाउड, सेम सेक्स मैरिज शुड बी अलाउड, तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो भी स्टिग्मा या जो भी टैबू इसके रिगार्डिंग अटैच्ड है वो खत्म करने में हेल्प मिलेगी, है ना। तो एक बार स्टिग्मेटाइजेशन खत्म हो गई तो इन लोगों की पर्सनल ग्रोथ भी पॉसिबल है। तो पॉसिबल अगर है पर्सनल ग्रोथ तो आपकी पूरी नेशन एज अ ग्रो करेगा, है ना। तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपका पूरा नेशन इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर रेट इन अ डिजायरेबल डायरेक्शन। आपको बहुत अच्छी फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, जहां पर आपने सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचा है, चाहे वो होमोसेक्सुअल्स हैं, चाहे वो अदर वल्नरेबल सेक्शंस हो। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हम बात करते हैं कि सेम सेक्स मैरिज शुड बी अलाउड। साथ में अगर हम एक और पॉइंट जोड़ने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करना, इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाना, ये ब्रिटिश ने किया था। जब ब्रिटिश के लॉ इंडिया में चलते थे तब ये सेक्शन 377 लेकर आए थे, लेकिन अब तो इंडिया इंडिपेंडेंट है, इंडिया अपनी लॉ खुद बना सकता है। तो इस कॉलोनियल लिगेसी को हम लोगों को खत्म करना चाहिए। ठीक है। तो कॉलोनियल लेगेसी जब खत्म कर देंगे हम लोग तो अल्टीमेटली होगा क्या, देयर विल बी ग्रोथ ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अगर हम ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे तो एक आंसर जो है बैलेंस बन जाएगा हमारा। सेंटर के रिस्पॉन्स तो हमें पता ही है, उसके सोशल पॉइंट हमें पता है, उसके कल्चरल पॉइंट हमें पता है, जुडिशियल, लीगल और एथिकल पॉइंट्स हमें पता है, और साथ में हमें ये 4 पॉइंट्स पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो और ज्यादा ग्रोथ होगा आपके नेशन का। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। साथ में अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सेम चीजें यही है। वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो यही जो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका क्रक्स यही है कि हर किसी को ये हक है, हर किसी को ये राइट है कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो करना चाहता है उसको करने की इजाजत हो। कोई भी लॉ उसको ना रोके जब तक वो इलीगल चीज नहीं है। ठीक है। तो एक सिंपल वैल्यूज के हिसाब से कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट में ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, तो अगर आप सिर्फ उस बेसिस पर चलोगे तो फिर हम रिफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ऐसे तो सती प्रथा को भी लोगों ने बहुत ज्यादा ये बोला था कि इसको आपने क्यों खत्म कर दिया। राजा राम मोहन राय को भी बहुत ज्यादा सुनाया था लोगों ने कि आपने हमारा पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, आप तो वेस्टर्नाइज हो गए हो, ब्रिटिश का कल्चर अपनाने लगे हो। तो अगर कोई भी रिफॉर्म लेकर आना है तो लोगों में जो है एक्सेप्टेंस लेट आती है, बट वो एक्सेप्टेंस आएगी विद टाइम। आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। तो अगर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है तो सरकार उसको क्यों ना ले, है ना। तो सेंटर का जो रिस्पॉन्स है वो तो हमें पता है, बट अगर हम अपना व्यू देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि एवरीबडी शुड हैव द राइट टू अटेन इट्स पर्सनल ग्रोथ एंड टू अटेन द कैपेसिटी ऑफ इट्स ओन। तो अगर वो करनी है तो उसके लिए चाहे मैरिजेस को लीगलाइज भी करना पड़े, चाहे फिजिकल रिलेशंस को लीगलाइज करना पड़े, लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करना पड़े, तो दैट शुड बी प्रमोटेड। ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा। सेकंड करते हैं अभी। किसी को कोई अगर डाउट होता है, कोई चीज लगती है कि भाई ये पूछनी है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ऐसी कोई मनाही नहीं है। ठीक है। तो कहीं पर भी लगता है कि टॉपिक में ये चीज रह गई है या फिर ये इंक्लूड होनी चाहिए थी, वो आप लोग बता सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है। चलो सेकंड करते हैं, द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2020। सिंपल एक इंडेक्स है, अपने को पता होना चाहिए किसने पब्लिश किया है। पब्लिश किया है लिंक्डइन ने। अगर हम क्रक्स निकालें पूरे इसका तो ये है कि इस इंडेक्स के द्वारा ये लिंक्डइन ये देखना चाहते थे कि ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, ड्यू टू कोविड लॉकडाउन, क्या क्या असर पड़ा विमेन की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उन पर, कि क्या उनको काम से निकाल दिया गया, क्या उनकी पे रेज रोक दी गई, और क्या क्या चीजें रही जिनसे उनको वल्नरेबल फील हुआ, उनको डिपेंडेंट फील हुआ ऑन द मेल काउंटर पार्ट। ठीक है। तो ये सब स्टडी करने की कोशिश की लिंक्डइन ने। सर्वे है बेसिकली जनवरी में किया था, जिसमें से 10,000 रिस्पोंडेंट थे एशिया पैसिफिक रीजन के। नॉट इम्पॉर्टेंट, इंडिया में भी रिस्पोंडेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अपने को ही पता है कि भाई हाँ ये लिंक्डइन ने सर्वे किया था और इंडिया वालों ने भी रिस्पॉन्ड किया था। उसकी जो आगे की ये
की फाइंडिंग्स हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में हमें ये चीज़ें लिखनी है मेंस के पेपर में कि कोरोना की वजह से जो विमेन पहले से ही इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, उसको और ज़्यादा बैकवर्डनेस फील करनी पड़ी। तो अगर आपको ये चीज़ लिखनी है तो उसके लिए एक एविडेंस भी तो लिखना पड़ेगा साथ में कि इस बेसिस पर मैं ये बात कह रही हूँ। तो ये वो एविडेंस है, ये वो फैक्ट है, ये वो रिपोर्ट है, ये वो सर्वे है कि जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। ठीक बात है। तो इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं एक बार। पहला इसने बोला कि 9 in 10 और 89%, 10 में से 9 विमेन को ऐसा लगा कि दे आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द कोरोना लॉकडाउन। सिर्फ एक विमेन को ऐसा लगा है कि वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है लॉकडाउन ने उसकी लाइफ में, खास करके उसकी इकोनॉमिक लाइफ में। तो ये बहुत बड़ा रेशो है जिसमें 9 विमेन ये कह रही हैं कि नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है हमारी लाइफ पर अगर कोरोना आया है तो। कोरोना जब तक नहीं था तब तक हमारा काम सही चल रहा था और हम सेटिस्फाइड थे, हम लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो छिन गई है बेसिकली। ठीक है, तो ये तो एक फाइंडिंग है। दूसरी ये है कि कम से कम 4 विमेन जो मतलब 5 में से 4 विमेन को ये लगता है कि लॉकडाउन लगा है इसकी वजह से एक तो उनको रेज नहीं मिली पे में, या उनका प्रमोशन रुक गया, या फिर उनको वर्क ऑफर आने बंद हो गए बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। क्योंकि हमें पता है इंडिया इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड दैट इज फॉर श्योर। पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो जो मेल डोमिनेशन है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो जब किसी भी वर्क प्लेस पर एंट्री होती है तो जो इंटरव्यूज या फिर कुछ भी जो प्रोसीजर होता है उनका, तो देयर आर प्रमोशन ऑफ मेल बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट एज इट इज कंसिडर्ड। क्योंकि अगर फीमेल को आप रिक्रूट करोगे तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी देना पड़ेगा, उसके लिए 26 वीक्स की आपको मैटरनिटी पेड लीव देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से जो कंपनीज है ना वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हैं फीमेल को रिक्रूट करने के लिए। तो पहले तो वो चीज़ है ही है, साथ में लॉकडाउन और लग गया है, कंपनी का प्रॉफिट और कम हो गया है। तो प्रॉफिट ही जब कम हो गया है तो वो कम से कम लोगों को रखने की कोशिश करेगी, और जब वो कम से कम रखने की कोशिश करेगी तो लोगों की छंटनी करती चली जाएगी। तो 4 में से 5 विमेन को ऐसा लगा है कि उनके जेंडर की वजह से ही सिर्फ उनको काम मिलना बंद हो गया ड्यू टू लॉकडाउन। ठीक है, सच है या झूठ है ये अपने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा फीमेल्स को लगता है। अपने को ये लिखनी है चीज मेंस के आंसर में, अगर हमें इम्पैक्ट बताना है लॉकडाउन का, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बताना है तो। ठीक है, सेकंड है, फिर थर्ड है कि जो इंडिया है, इंडिया में ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का एज कंपेयर टू द होल एशिया पैसिफिक रीजन। चाहे वो एशिया वाली कंट्रीज हो, चाइना, रशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, और पैसिफिक वाली आपकी कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ब्राजील वगैरह। तो इन सबको भी अगर हम लोग देखें तो इंडिया वाली विमेन को लगता है कि दे आर एक्सपीरियंसिंग मोर नंबर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मोर नंबर ऑफ डिग्रेडेशन ड्यू टू लॉकडाउन। ठीक है, तो अगर हम पूरे रीजन की बात करें तो इंडिया में और भी ज्यादा बुरे हालात हैं, ऐसा फीमेल्स को लगता है। तो अपने को ये 3 डेटा याद रखना है कि भाई अगर डेटा भी नहीं याद रखे तो हमें क्रक्स निकालना है बेसिकली कि कोरोना ने काफी सारी विमेन को, 90% विमेन को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है एंड उनकी जो है जॉब चली गई हैं, और ऐसा फीमेल्स को लगता है। नाउ दे आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द मेल। ठीक है, तो ये है। साथ में अगर हम चैलेंजेस फॉर विमेन की बात करें, अगर विमेन को वर्क प्लेस में आना है तो उसके लिए पहले उसको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक्चुअली। तो वो चैलेंजेस हैं क्या? अगर हम बात करें, पहला, लैक ऑफ टाइम एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर द फैमिली केयर। चाइल्ड रेयरिंग एंड चाइल्ड बेयरिंग इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फीमेल इन द हाउस। बच्चों को संभालना है ना, सबके लिए खाना बनाना, ये एक रोल ऑब्लिगेशन है फीमेल पर बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट। तो जब ये चीजें उसको करनी पड़ती हैं तो उसको अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत कम टाइम बचता है उसके लिए। तो उस वजह से होता क्या है, उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो थोड़ा सा नीचे रह जाता है एज कंपेयर टू अदर मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक बात है, ये तो फेयर पॉइंट है कि लैक ऑफ टाइम है उसके पास। साथ में जेंडर इज अ बैरियर। अगर हम बात करें, देयर इज अ टर्म पिंक कॉलर्ड जॉब्स। पिंक कॉलर्ड जॉब्स बेसिकली ये वो टाइप ऑफ जॉब्स हैं जो जिनमें आने के लिए सिर्फ फीमेल ही एलिजिबल हैं, मतलब उनको फीमेल को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, मेल्स को प्रमोट नहीं किया जाता है इतना। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर या फिर नर्स, एंड इन दी अदर एज अ डोमेस्टिक वर्कर।
तो ये सब क्या है, ये पिंक कॉलर जॉब्स है जो बेसिकली रिजर्व्ड हैं फॉर द फीमेल। और रिजर्व्ड ऐसे नहीं कि कोई लॉ है इन पे, ये रिजर्व्ड इसलिए है सिंपल कि बहुत टाइम से सिर्फ इन ऑक्यूपेशन में फीमेल ही काम करती आ रही, बाकी और कोई काम कर नहीं रहा था। तो इसलिए पिंक कॉलर जॉब्स भी बेसिकली उनके लिए रजिस्टर्ड है, रिजर्व्ड हैं। इन जॉब से देखो, अगर ये जॉब्स हैं तो इनसे होता क्या है, अगर टीचर है या नर्स है या फिर डोमेस्टिक वर्कर है, साथ में ये तो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर ही रहे हैं, साथ में दे आर टेकिंग टाइम फॉर द फैमिली एज वेल। तो इससे उनका जो ट्रेडिशनल रोल ऑब्लिगेशन है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसलिए पेट्रियार्की को चैलेंज नहीं किया है इसने, तभी ये वाली जॉब्स में फीमेल का आना थोड़ा पॉसिबल हो पाया है। ठीक बात है। जो पेट्रियार्की बेसिकली वो अलग अलग रोल ऑब्लिगेशंस है ना, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है कि फीमेल की यही काम है, मेल के यही काम है, अगर दोनों में ओवरलैप होता है तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो उस वजह से होता क्या है, लड़कियों को, फीमेल्स को सिर्फ उन्हीं जॉब्स में रखा जाता है जिनसे उनका जो ट्रेडिशनल रोल है, जो फीमेल जो फैमिली केयर, चाइल्ड रेयरिंग एंड बेयरिंग है, वो डिस्टर्ब ना हो, तो इस जॉब भी होती रहे और वो काम भी होता रहे, इसलिए काम चलता रहता है। ठीक है, तो ये पिंक कॉलर जॉब्स हैं कि सिर्फ जेंडर की वजह से उनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। थर्ड है लैक ऑफ गाइडेंस थ्रू दी नेटवर्क्स। अगर हम बात करें कि फीमेल के पास एक तो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो फीमेल्स को अभी भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हैं घरों में। ठीक है, तो उस वजह से होता है कि जब प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते तो एक तो कैपिटल नहीं होती कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, एक तो कैपिटल नहीं है, साथ में जो नेटवर्क्स हैं वो नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर इतना है नहीं सोशली, घर से बाहर ज्यादा निकलते नहीं है ना, बाहर ज्यादा जाते नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, नेटवर्क नहीं बन पाता चीजों का, और जब तक लिंकिंग नहीं है लोगों के साथ, नेटवर्किंग नहीं है, तब तक किसी बिजनेस को ग्रो कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उनको इसीलिए एक तो गाइडेंस भी है और इनको ज्यादा कैपिटल भी नहीं है इनके पास, और ज्यादा इनके पास नेटवर्किंग भी नहीं है, और साथ में गाइडेंस नहीं है कि किस तरीके से बिजनेस शुरू करना है, चाहे वो इंटरनेट का मीडियम हो, चाहे वो एजुकेशन का मीडियम हो। दोनों ही मीडियम्स में, इंटरनेट हो चाहे एजुकेशन हो, फीमेल आर फार बिहाइंड देन द मेल पार्ट। ओके, तो ये तो थर्ड पॉइंट है। फिर साथ में वर्क प्लेस का डिस्क्रिमिनेशन। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है, हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था पोश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, जिसमें काम वर्क प्लेस पर हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को इन लोगों ने प्रिवेंट करने की कोशिश की थी कि ये सब ना प्रमोट किया जाए। लेकिन तभी भी उस पोश एक्ट के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के एट द वर्क प्लेस वो देखे जाते हैं, और उनमें अभी इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई है। और साथ में जो एक देयर इज अनदर कंसेप्ट, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट जिसका बेसिकली मीनिंग ये है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट पे जाके ही जो फीमेल है उसका प्रमोशन रुक जाता है। जो हायर पोस्ट है, चाहे वो चीफ मैनेजर की पोस्ट हो, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्ट हो, तो वहां पर फीमेल की एंट्री थोड़ी सी अभी रिस्ट्रिक्टेड है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट मतलब यहीं तक ही आपका प्रमोशन हो सकता है, इसके ऊपर जो भी पोस्ट हैं दे आर बेसिकली रिजर्व्ड फॉर द मेल। रिजर्व्ड का मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ है ऐसा कि रिजर्व्ड है, बट दैट इज रिजर्व्ड, वो ऐसा माना जाता है। तो दैट इज ऑल्सो ग्लास सीलिंग इफेक्ट कि इसके आगे प्रमोशन मिल ही नहीं रहा है। साथ में वर्क प्लेस हैरेसमेंट है, तो और ये सब भी चीजें, पिंक कॉलर जॉब्स है, टाइम नहीं है, फैमिली की केयर करनी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और बिजनेस शुरू करना है तो कैपिटल नहीं है, कैपिटल है तो फिर नेटवर्किंग नहीं है, और नेटवर्किंग नहीं तो बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो फीमेल है दैट इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द मेल काउंटर पार्ट। तो ये सब सारे पॉइंट्स दिए हैं लिंक्डइन रिपोर्ट ने। रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के पीछे का जो बेसिक आप कह लो कि इंटेंशन है कि कोरोना ने कैसे, लॉकडाउन ने कैसे फीमेल को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट करते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक, फूड सिक्योरिटी एक्ट। रिवाइज्ड किया है इसको, नीति आयोग ने बेसिकली सजेशंस दी हैं कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को क्यों ना रिवाइज कर दें। तो अगर रिवाइज करना है तो पहले ये तो पता होना चाहिए ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है। जब ओरिजिनल में ही नहीं पता क्या लिखा है तो रिवाइज कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल पढ़ते हैं पहले कि व्हाट आर दी एक्ट के प्रोविजन जो ओरिजिनली उसमें इंक्लूडेड थे। तो अपने को ये पता है 2013 में ये एक्ट आया था। 13 में ये एक्ट आया था, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि राइट टू फूड, और सभी को फूड का राइट दिलाना, ताकि जो भी गरीब से गरीब परिवार है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, या फिर बहुत और ज्यादा भी गरीब है, तो उसको कम से कम खाना तो सरकार प्रोवाइड करे।
खाना जब प्रोवाइड करेगी तो उस पर्सन में एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो काम करने के लायक होगा, तो आगे जब जॉब ढूंढेगा तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। तो जो पहली कंडीशन है जॉब लेने के जाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, दैट इज द फूड। तो इस एक्ट में सबसे पहले यही बोला गया कि राइट टू फूड शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय दिस एक्ट। तो राइट टू फूड है किसको राइट टू फूड है? जो आपके एलिजिबल हाउस होल्ड हैं, जो बेसिकली गरीब हैं। गरीब में भी दो कैटेगरी है इसमें जो एक्ट में लिखा हुआ है, एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं और दूसरे अंत्योदय हाउस होल्ड्स हैं। प्रायोरिटी हाउस होल्ड मतलब थोड़े से गरीब हैं, दे आर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और अंत्योदय कौन है? दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो हमें ये पता है कि जो पॉवर्टी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। जितनी ज्यादा गरीबी होती है उतने ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो लोग, बिकॉज दे ट्रीट चिल्ड्रन एज अ अर्निंग हैंड्स। जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाई होगी और उतनी ज्यादा पैसे घर में आएंगे। तो हमें पता है पॉवर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड लेबर एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो जो अंत्योदय हैं इनमें ये पर्सन्स आते हैं, ये फैमिलीज आती हैं जो बहुत ज्यादा पुअर है। बहुत ज्यादा पुअर होने के साथ साथ ही क्या है, बहुत नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब इनको फूड देना है तो इनको फूड कितना मिलेगा? 35 kg पर मंथ पर फैमिली। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनको कितना मिलेगा? 5 kg पर मंथ पर फैमिली। फूड ग्रेन मिलेगा 5 kg पर मंथ पर फैमिली प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को, और अंत्योदय वालों को मिलेगा 35 kg पर मंथ पर फैमिली। और किस रेट पर चीजें मिलेंगी? रेट इनका बेसिकली है, चावल मिलेंगे 3 रुपीज पर केजी, राइस, व्हीट मिलेगा 2 रुपीज पर केजी, और जो कोर्स ग्रेन्स हैं COARSE कोर्स ग्रेन्स ये मिलेगा 1 रुपीज पर केजी पर। कोर्स ग्रेन मतलब जवार, बाजरा, रागी, मिलेट्स, है ना, वो सब। तो ये सब है आपका प्राइस जो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर लिखा हुआ है कि देयर विल बी एलिजिबल हाउस होल्ड्स जिनको हम लोग इतने अमाउंट ऑफ अनाज देंगे। अंत्योदय के लिए 35, प्रायोरिटी के लिए 5, और इस रेट्स पर राइस 3 रुपीज पर केजी, व्हीट 2 रुपीज पर केजी एंड कोर्स ग्रेन जवार, बाजरा, रागी एट द 1 रुपीज पर केजी। तो ये एक्ट में लिखा हुआ है कि जब तक फूड नहीं मिलेगा लोगों को तब तक उनमें एफिशिएंसी इंक्रीज हम नहीं कर सकते। तो दैट इज फूड इज इंपॉर्टेंट। फिर और क्या लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी एक्ट में? एक मिनट। और ये लिखा हुआ है इसमें कि जितने भी बेनिफिशियरी हैं, किनको फ्री में अनाज मिलेगा, किनको सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा, तो जो हाउस होल्ड है इनको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी, लेकिन कितने अमाउंट ऑफ पीपल को लेकर आना है इस एक्ट के अंदर विद इन अ स्टेट, ये डिसाइड कौन करेगा? सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर विल डिसाइड कि हाउ मेनी फैमिलीज विल बी इंक्लूडेड। सेंटर ने बोला कि 100 फैमिलीज लेकर आ सकते हो आप तमिलनाडु वाले स्टेट में। तो वो जो 100 फैमिली हैं वो कौन सी 100 फैमिलीज होंगी वो आइडेंटिफाई कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 100 ही होंगी ये डिसाइड किसने किया है? सेंटर ने डिसाइड किया। ठीक बात है। और क्या लिखा हुआ है इसमें कि कितने % ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड कितने % ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सब भी कौन डिसाइड करेगा? सेंटर डिसाइड करेगा। ठीक बात है। और क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फूड ग्रेन्स को सेंट्रल और स्टेट डिपोज में पहुंचाए। ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टेट डिपो से राशन की दुकानों पर भिजवाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक बात है। तो ये सब तो लिखा है फूड सिक्योरिटी एक्ट में। साथ में ये चीज है कि सेंटर
कितने रुपए में स्टेट को ये फूड ग्रेन प्रोवाइड करेगा, ये सब भी कौन डिसाइड करेगा? सेंटर। कि ये जो प्राइस है, प्राइस इज दी CIP, दिस प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द सेंटर। कि अगर 1 क्विंटल व्हीट देना है स्टेट को तो वो कितने पैसों में देना है, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द सेंटर। ठीक है, तो ये सारी तो अपनी ओरिजिनल एक्ट में प्रोविजंस हैं। अगर हमें एक बार ये पता लगे ओरिजिनल एक्ट वाला, तो हम इसमें रिवीजन क्या करना चाह रहा नीति आयोग वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि नीति आयोग ने कहा क्या है। एक्चुअली नीति आयोग ने कहा है सेंट्रल इशू प्राइसेस को आप दोबारा से देखो कि भी इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं होने। CIP सेंट्रल इशू प्राइस, ये वो प्राइस है, सेंट्रल इशू प्राइस, जिसपे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को फूड ग्रेन अवेलेबल कराती है एट अ वेरी लो प्राइसेस। इट इज अ सब्सिडाइज्ड प्राइस। ठीक बात है। तो इस सेंट्रल इशू प्राइस को दोबारा से चेंज करो, और ये चेंज कौन कर सकता है? सेंटर ही करेगा। और ये सेंटर, क्योंकि ओरिजिनल एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि सेंटर विल डिसाइड द सेंट्रल इशू प्राइस ऑन विच द सेंटर विल प्रोवाइड द फूड ग्रेन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब रिवीजन में क्या बोला नीति आयोग ने कि ये जो सेंट्रल इशू प्राइस था ना, ये सिर्फ पहले 3 साल के लिए ही था। 2016 तक ही ये प्राइस था कि 1 क्विंटल आपको 1000 रुपए में मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अब 3 साल से काफी ज्यादा हो चुके हैं, महंगाई काफी बढ़ चुकी है ना। तो इस वजह से होता क्या है, सेंटर का रेवेन्यू कम हो जाता है। तो सेंटर का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने ये कहा है कि सेंट्रल इशू प्राइस शुड बी मोर, बिकॉज 3 साल की जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है एक्चुअली। ओके, तो इसमें ये सब लिखा हुआ अपना एलिजिबल हाउस होल्ड, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, अंत्योदय अन्न योजना, 5 kg फूड ग्रेन ऑफ फॉर द प्रायोरिटी एंड 35 kg फॉर द अंत्योदय हाउस होल्ड। ये इसमें लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। साथ में सेंट्रल इशू प्राइस के सजेशंस दिया है नीति पेपर ने कि 3 साल के लिए था, आप दोबारा से इसको चेंज कर दो, बिकॉज सेंटर का जो रेवेन्यू है वो बढ़ाना है, क्योंकि अब सेंटर के पास पैसे कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑल कोरोना एंड कोविड लॉकडाउन। ठीक है, एक तो ये चेंजेस करने के लिए कहा है नीति आयोग ने कि सेंट्रल इशू प्राइस को ही जो तुम है थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो ताकि सेंटर का फंड बढ़े। दूसरा है बेनिफिशियरी कवरेज अंडर द NFSA। अभी नॉर्मली क्या है, NFSA के अंडर 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड अंडर द NFSA एक्ट। कि अगर नॉर्मली क्या है, इंडिया में देर आर काइंड ऑफ 80 करोड़ पीपल जिनको अभी ये बेनिफिट मिल रहा है, जो काफी गरीब तबके में माने जाते हैं। तो उसमें से 75% जो है मतलब रूरल में 75%, अगर 100 बंदे पूरे टोटल इंडिया में रूरल में है तो 75 इंक्लूडेड हैं और अर्बन वाले 50 इंक्लूडेड हैं। तो अब इससे होता क्या है, अब पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है हमारी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो 37 करोड़ के पास ही था ये पूरा NFSA का बेनिफिट्स, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो परसेंटेज निकलेगा रूरल पॉपुलेशन का वो बढ़ेगा, अर्बन का वो भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, मोर नंबर ऑफ पीपल आर इंक्लूडेड नाउ इन द NFSA एक्ट। तो अब नीति आयोग क्या कहता है कि इस 75% को आप कर दो 60% एंड इस 50% को कर दो आप 40%। कि नाउ रूरल पॉपुलेशन में से 60% एंड अर्बन पॉपुलेशन में से 40% जो है सिर्फ और सिर्फ वही हाउस होल्ड ही NFSA के अंडर इंक्लूडेड हो। ऐसा क्यों कहा है अभी वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो परसेंटेज है रूरल की या अर्बन की, ये डिसाइड कौन करता है, सेंटर डिसाइड करता है। ये तो सेंटर ही चेंज कर सकता है एंड नीति आयोग इज अ मैकेनिज्म फॉर द सेंटर। तो इसलिए क्या होगा, नीति आयोग ने ये बोला है कि इसको भी चेंज कर दो। चेंज करने से होगा क्या, नीति आयोग का प्रपोजल क्या है, चेंज करने से ये होगा कि अभी जो है 81 करोड़ पीपल इसके पूरे के पूरे बेनिफिट्स ले रहे हैं NFSA के। अगर ये ऐसे ही रहा तो आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले ईयर में दे विल बी 89.52 करोड़, 90 हो जाएंगे, मतलब 81 करोड़ से। तो 9 करोड़ लोग बढ़ गए हैं बेसिकली एज अ बेनिफिशियरी। तो जब ये 9 करोड़ लोग बढ़ गए हैं तो ज्यादा फूड ग्रेन अवेलेबल करवाना पड़ेगा सेंटर को। तो सेंटर को और सब्सिडाइज रेट पर देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। खरीदा उन रिटेल प्राइस पर है फार्मर से, लेकिन देना किस पर पड़ रहा है, सब्सिडाइज्ड रेट पर। तो इससे क्या होगा, सेंटर का और रेवेन्यू घटेगा। तो जो तो हम चाहते नहीं, हम तो CIP को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और तुम लोग इसके पीछे पड़े हुए हो। तो 9 करोड़ तो बढ़ जाएंगे इसमें, इसको हटाओ। तो अब क्या करो, 60-40 करो, जिससे क्या हो जाएगा 71 करोड़ रह जाएंगे, मतलब 10 करोड़ सीधे ही घट गए।
जब 10 करोड़ ही सीधे घट गए तो फिर अल्टीमेटली और फूड ग्रेन नहीं अवेलेबल होगा, फूड ग्रेन खरीदना नहीं पड़ेगा सेंटर को, ना स्टेट को देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेंटर का रेवेन्यू बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये दोनों चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि काफी सारे जो लोग हैं ना वो एक्चुअली इसी में बिजी रहते हैं कि एमएसपी पे फूड ग्रेन खरीद लिया, सीआईपी पर स्टेट को फिर से दे दिया, तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो इस हेक्टिक को रोकने के लिए ही नीति आयोग ने ये बोला है, एक तो सीआईपी जो सेंट्रल इशू प्राइस है उसको बढ़ा दो और साथ में जो बेनिफिशियरी कवरेज है उसको कम कर दो, दोनों ही से सेंटर का रेवेन्यू बढ़ेगा, और अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो सेंटर और जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं वो और लोगों को दे पाएंगे। ठीक बात है। तो ये है अपना पूरा का पूरा नीति आयोग ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या क्या चेंजेस करने के लिए कहा है। इसमें हमें पता होना चाहिए था कि एनएफएसए क्या, ओरिजिनल एक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या स्टेट की पावर्स हैं, कैसे फूड ग्रेन जाता है स्टेट तक, लोगों तक कैसे पहुंचता है, और क्या क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, और क्या क्या रोल्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो तो हम लोगों ने इसमें देखा ही है कि क्या प्राइसेस होने चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए एंड ऑल दैट। फोर्थ है अपना उच्चतर शिक्षा अभियान। तो उच्चतर शिक्षा अभियान है मतलब हायर एजुकेशन मिशन है ये, कि हायर एजुकेशन में लोगों को प्रमोशन देनी है। इसके न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने इसकी रिव्यू मीटिंग बिठाई है कि 2013 से लेकर अब तक ये जो मिशन है कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है सरकारों ने और कितने अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं हमें। ठीक है, तो ये मीटिंग देखते हैं कि भाई है क्या, बट उससे पहले हमें क्या बेसिक पता होना चाहिए अभियान का। तो बेसिक तो हमें हर किसी चीज का देखना ही है। बेसिक देखो क्या है इसका, कि हायर एजुकेशन सिस्टम्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सेंटर को फंडिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जब तक किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फंडिंग नहीं जाएगी तब तक तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ना फैकल्टी अच्छी आ पाएगी, ना रिसर्च वर्क अच्छा हो पाएगा, ना ही उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ पाएगी। तो सबसे पहला जो एम है इस अभियान का, दैट इज टू प्रोवाइड द फंडिंग टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। फंडिंग है तभी आगे चीजें पॉसिबल हैं। और साथ में ये लॉन्च किया गया था 2013 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है, सेक्टर में हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि 100% फंड इज गिवन बाय द सेंटर। स्पॉन्सर्ड है तो कुछ स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा और कुछ सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा। चलो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स को सिंपल रट्टा मारने की बजाय, क्रैम करने की बजाय आप इस तरीके से देखो कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप कोई एमबीए कर रहे हो, तो दे आर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आपको क्या चीजें चाहिए हैं उस इंस्टीट्यूशन में, अगर आपको एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो इसको याद करने के बजाय हम पहले देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो पहला क्या होगा, सबसे पहली बात तो जहां पर फैकल्टी अच्छी होगी वहीं पर ही एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा। तो सबसे पहला जो है दैट इज क्वालिटी फैकल्टी और क्वालिटी टीचर्स। जहां पर टीचर्स अच्छे नहीं है, स्टूडेंट्स भी अच्छे नहीं है वहां पर, और स्टूडेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो जो अल्टीमेटली जब पास आउट होंगे तो अल्टीमेटली कोई भी ऐसा स्किल्ड पर्सन नहीं निकला है, स्किल्ड स्टूडेंट नहीं निकला है जो आगे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ काम कर सके। बेसिकली बस डिग्री मिल गई लेकिन काम की कोई है नहीं, क्योंकि आता कुछ है नहीं। तो क्वालिटी फैकल्टी तो होनी ही चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, कितनी क्वालिटी प्रोवाइड की है फैकल्टी ने चिल्ड्रन को, उसको देखने के लिए कुछ सिस्टम भी होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ एक्रीडिटेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग ये पता कर पाते हैं कि जिस तरीके से फैकल्टी ने चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश की है, तो कितना किसी इंस्टीट्यूशन से वो आगे है और कितना किसी से पीछे है। तो हम बेसिकली रैंकिंग करते हैं कॉलेजेस की। तो अगर उस सिस्टम को हम लोग एज अ बेस बनाएं तो हम लोग क्वालिटी ऑफ फैकल्टी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पता लगा सकते हैं इजीली। ओके, तो थर्ड है, तो क्वालिटी फैकल्टी होनी चाहिए, एक्रीडिटेशन सिस्टम होना चाहिए। साथ में अब देखो हायर एजुकेशन है, ये तो है नहीं कि सिंपल 10th है, +1 है, +2 है, कि नॉर्मल टीचर्स ने पढ़ाया बुक्स में से पेपर आ गया, ऐसे तो होता नहीं है। हायर एजुकेशन है तो कुछ ना कुछ रिसर्च भी करनी पड़ेगी, और अगर रिसर्च करनी है तो उसके लिए रिसर्च लैब्स होनी चाहिए। लैब्स चाहिए तो फंडिंग चाहिए है, और फंडिंग चाहिए तो सेंटर का और जो रोल है वो बढ़ जाता है इन प्रोवाइडिंग द फंडिंग टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस।
ठीक है, और क्या है, जब बच्चे ने पढ़ भी लिया है, रिसर्च भी कर ली है, हमने कॉलेजेस को भी रैंक कर दिया है, फिर एग्जाम भी तो लेना है उनका, है ना। तो जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंपल आपने थ्योरी का पेपर लिया है, ये नहीं कि रट्टा मारो और जिंदाबाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी की पूरी पर्सनल ग्रोथ को इम्प्रूव करे स्टूडेंट की। तो जो पूरा का पूरा सोसाइटी के लिए आपने एक अच्छा ह्यूमन बनाकर भेजा है उस इंस्टीट्यूशन में से, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। साथ में और क्या होना चाहिए कि कोई भी ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो ट्राइबल है, चाहे वो विमेन है, चाहे वो कोई ऐसा पर्सन जो रिमोट एरियाज में रहता है, चाहे वो लोअर कास्ट है, एससी है, एसटी है, या अदर सेक्शन ऑफ पीपल, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो ऐसे पीपल, उन सबको भी हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए। इस अभियान में ये लिखा हुआ है कि भाई एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू ऑल एंड अफोर्डेबल टू ऑल। अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब क्या है कि एजुकेशन सिस्टम तो है, इंस्टीट्यूशन भी है आपके एरिया में, लेकिन उसकी फीस ही इतनी ज्यादा है कि आप एडमिशन नहीं ले सकते, तो फिर फायदा क्या उसका, वो तो बिल्डिंग है आपके लिए नॉर्मल एक, है ना। तो अगर आप पूरा का पूरा अगर इस अभियान को अच्छा बनाना है तो होना क्या चाहिए, इसमें क्वालिटी फैकल्टी होनी चाहिए, फैकल्टी के हिसाब से मतलब उसकी क्वालिटी के हिसाब से कॉलेजेस को रैंक करना चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। साथ में रिसर्च जो है हायर एजुकेशन में वो प्रमोट करनी होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन सिस्टम रट्टा वाला नहीं होना चाहिए, एक हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। और लास्ट में कि जो एजुकेशन है दैट शुड बी प्रमोटेड, दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ ऑल द सेक्शन एंड ऑफ ऑल द रीजन्स। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु ये स्टेट्स में एजुकेशन चली गई हायर वाली, लेकिन जो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये वाले स्टेट्स हैं यहाँ पर लोग अनएजुकेटेड रह गए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा एक तो रीजनल डिस्पैरिटीज भी खत्म होनी चाहिए इस अभियान के अंडर, ये ऑब्जेक्टिव है, और साथ में जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी इनकी डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए। तो जब हमें ये पता है कि कॉलेज में ये होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी हम तैयारी कर रहे हैं दे आर बेसिकली कॉलेज पास आउट तो हम हैं ही सारे के सारे, आई एम अज्यूमिंग, है ना। तो उससे क्या है, जिनको ये फैसिलिटीज मिली है तो वेल एंड गुड, कंग्रेचुलेशन टू यू। लेकिन जिनको नहीं मिली हैं उनको ये पता है कि भाई ये अगर होता तो आई कुड हैव डन मोर बेटर, आई कुड हैव डन बेटर। तो इसलिए जिसको मिली है अच्छा है, जिसको नहीं मिली उनको ही पता होगा। तो अब आपको उस अभियान का रट्टा मारने के बजाय हमने सिंपल याद कर लिया कि आपको ऐसी क्या कमियां लगी अपने कॉलेज में, या फिर आपको क्या ऐसी खूबियां लगी अपने कॉलेज में, उसके हिसाब से आपने ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया, ठीक है। चलो अब इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखें कि ये हमने उस मिशन से उठाए हुए पॉइंट्स हैं सारे के सारे। पहला है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन। अगर क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन बढ़ाना तो क्वालिटी टीचर्स, जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया। फिर अडॉप्शन ऑफ एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, कि आपने क्वालिटी श्योर करी है तो उसका कोई सर्टिफिकेट भी तो होना चाहिए कि आप खुद ही कह रहे हो कि हमने खुद ही प्रोवाइड किया है फैकल्टी को और हम खुद ही उनको जज कर रहे हैं और कोई आकर नहीं कर रहा, हमें पसंद नहीं है वो चीज़, तो वो सब एक्सेप्टेबल नहीं है। एक एजुकेशन एजेंसी होनी चाहिए जो ये सब करेगी, जो इंडिया में है, यूजीसी अभी करती है जो। साथ में फिर प्रमोटिंग ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का एक पॉइंट रह गया था। तो ऑटोनॉमी भी यही है कि जैसा फीस स्ट्रक्चर, जैसा सिलेबस वो चाहे वो वैसा अडॉप्ट कर सके, किसी एक ही मतलब पूरा का पूरा करिकुलम पूरे इंडिया में सेम ना हो, क्योंकि हर रीजन की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अलग अलग स्किल भी चाहिए होगी। तो जब अलग स्किल चाहिए होगी तो अलग एजुकेशन भी देनी होगी, है ना। तो एजुकेशन अगर अलग देनी है तो वो ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के पास कि हम नई एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें बच्चों को, ठीक है। तो ऑटोनॉमी है। साथ में रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये हमें पता ही है, एग्जाम में होना चाहिए, लोगों की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना है हमें, ऑल दैट। फिर वही क्वालिटी फैकल्टी, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए अगर एटमॉस्फेयर बनाना तो पहले सबसे पहले फंडिंग आएगा। पैसा है तो रिसर्च करो, पैसा नहीं तो रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है, वो तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। फिर करेक्ट द रीजनल इम्बैलेंसेस, वही हमने जो रीजनल डिस्पैरिटी की बात करी वो ये पॉइंट है। और लास्ट में इक्विटी इन द हायर एजुकेशन। इक्विटी का मतलब है चाहे वो डिसप्रिविलेज्ड सेक्शन हो, चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन हो, चाहे वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, उसको भी एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से मिले। ये इस अभियान की ऑब्जेक्टिव्स हैं,
ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहले लिखे हैं वही सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है जो हमने मिनिस्ट्री की वेबसाइट से उठाए हुए हैं। तो आपको पता लग गया कि भी कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं इनके। तो मीटिंग में हाईलाइट क्या किया है? हाईलाइट ये किया है कि भाई 2013 से लेकर अब तक अच्छा काम किया है इस अभियान के अंडर सभी कॉलेजेस ने, सभी इंस्टीट्यूशंस ने, लेकिन और भी ज्यादा पेस पकड़ने की जरूरत है, इसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है। अभी तक अच्छा है बट और थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। ठीक है, पहला आएगा इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आफ्टर +1 एंड +2 पर्सन्स जाएंगे हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में। मान लो यहां पर 100 पर्सन्स पढ़ रहे थे, यहां तक जाते जाते कितने रह गए हैं? अराउंड 25%। तो सिर्फ 100 ही पर्सन जिन्होंने +2 पास आउट की थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% बच्चे ही हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। एंड दैट इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। तो ये बहुत ज्यादा कम है। रिसेंटली क्या है, अभी 25.8 से 26.3 हुई है ये 2018-19 में, लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक बात है, सफिशिएंट नहीं है। और मीटिंग में क्या कहा गया है कि इसको कम से कम 2035 तक आप 50% तो करो कम से कम, है ना, कि 100 में से कम 50% तो हायर एजुकेशन के लिए आए, तभी तो एक पूरा ओवरऑल सोसाइटी में लिटरेसी एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, तभी तो आगे फायदा होगा चीजों का। ठीक है, तो ये है कि 50% बढ़ाना है 2035 तक। और अभी कितना है? अराउंड 26 और 25। याद रखना काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है देखा जाए तो। अगर हम साउथ स्टेट्स की बात करें, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पर ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल ये सब आता है। वहां पर हायर एजुकेशन में कम लोग जा पाते हैं, या तो कॉलेजेस ही नहीं होते। कॉलेजेस भी अगर हैं तो लोगों के पास पैसा नहीं है वहां पर जाने के लिए, क्योंकि फीस बहुत हाई है। और अगर फीस बहुत हाई है तो दो चीजें हैं, गवर्नमेंट वहां पर अगर कॉलेज बनाए तो गवर्नमेंट क्या तो कॉलेज है नहीं, सिर्फ प्राइवेट है, तो इसलिए लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये सारे रीजंस हैं जो मीटिंग में कहा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाओ। अभी 25 है तो इसको 50 करो, और 50 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स को और हमें ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा हायर एजुकेशन में जाने के लिए। ठीक है, 18 से 23 एज ग्रुप है, बस ध्यान रखना थोड़ा सा इस तरीके से। बट क्रक्स यही है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हमें 50% करना है 2035 तक। तो अगर कभी क्वेश्चन आए हायर एजुकेशन पर, तो ये सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का जो ऑब्जेक्टिव है वो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिवाइज किया है, जिसमें अभी 50% का टारगेट रखा गया 2035 तक, एंड विच इज अ नाइस स्टेप। क्योंकि बजट में अगर हम देखें तो बजट में रिसेंट वाले में एजुकेशन का बजट सरकार ने कम किया है। मतलब जो पहले साल में इन लोगों ने पैसे दिए हैं एजुकेशन सेक्टर को, अभी उसके लिए कम दिए गए हैं। और इसी वजह से हुआ क्या है, लोगों में काफी रौश है इस तरीके से कि जहां पर आप एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हो वहीं पर आप पैसे कम दे रहे हो, है ना। तो दोनों आपकी थिंकिंग में एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसको पहले असिमिलेट करो, थोड़ा सा इंटीग्रेट करो, उसके बाद बात करना। ठीक है, सेकंड है इसका फोकस ऑन दी लोकल स्किल्स। लोकल स्किल्स का मतलब है वही हमने जो पहले बात किया है अभी, कि हर एक रीजन की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट अपने एक प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये एक स्कीम चलाई गई है सरकारों के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जहां पर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो उस प्रोडक्ट के नाम पर जाना जाएगा। मतलब वो वहां पर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। तो जब ये ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो अल्टीमेटली होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और उस जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका जो रेट है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में भी ये बढ़ जाएगा। तो जब ये बढ़ेगा तो जो स्टेट का रेवेन्यू वो भी बढ़ जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि पूरे इंडिया को सिर्फ एक स्किल देने की बजाय हर एक रीजन के लोगों को अलग अलग स्किल दो, ताकि वो अपने दोबारा घर में जाकर दोबारा से कोई चीज नई शुरू कर सके जो लोगों से अलग हो, है ना। तो इट मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यही तो हमारा सीलेंट फीचर है सोसाइटी का। तो डाइवर्सिटी है तो अच्छी बात है, डाइवर्सिटी को अगर आप किल कर रहे हो तो फिर ये गलत बात है। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है कि लोकल स्किल्स पर हमें फोकस ज्यादा करना है।
और वो भी ऐसी स्किल्स जो एम्प्लॉयमेंट दे सके। ऐसी स्किल्स नहीं कि जिनसे कोई काम ही ना मिले, तो ऐसी स्किल देनी है कि जिनसे काम मिले और अल्टीमेटली वही प्रमोट कर सके। ठीक है, तो थर्ड ये है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आएगा कि जो यूजीसी है वो थोड़ा सा और मॉनिटर करे प्रोग्रेस को बाय ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विच रिसीव्ड द फंडिंग, कि जिन जिन स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ये फंडिंग मिली है यूजीसी के द्वारा, तो वो कितना उस फंडिंग का यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो किन किन एरियाज में यूज किया है, और अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको ये बोलो कि भाई आपने जो ये फंडिंग लिया था उसका हमें पूरा ऑडिट करके दो, कहाँ कहाँ ये पैसे लगाए। तो ये पूरा मॉनिटरिंग किसको दिया है, यूजीसी को दिया है, ताकि जो पैसे की वेस्टेज है वो रुक सके। जो पैसा जिस चीज के लिए दिया गया है वो वहीं लगे और अदरवाइज और कहीं नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें इस मीटिंग में बोली गई थी। एक तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ानी है, दूसरा लोकल स्किल्स पर फोकस करना है, और तीसरा मॉनिटरिंग करनी है यूजीसी के द्वारा जिन स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने फंडिंग ली है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये हैं अपने 4 टॉपिक्स जो सोशल इश्यूज के करंट अफेयर में रहे थे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, थोड़ा बेसिक हिस्ट्री भी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में नहीं पूछना तो आप हमारी वेबसाइट पर भी पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप वैसा कर सकते हैं, बट टॉपिक की क्लैरिटी बननी चाहिए। अगर कोई पूछे कि भाई ये टॉपिक क्या है, तो ये सब ना हो, सिंपल आपको ये पता हो कि भाई ये टॉपिक ये है, इसलिए ये न्यूज में रहा था, इसका ये पीछे का बेसिक बैकग्राउंड है और इसका आगे का ये होने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ तुझे। ठीक है, तुझे भी नहीं पता होगा। ठीक है, और वो चीजें कब आएगी, जब आप किसी भी टॉपिक को बहुत बार समझोगे कि भाई एक्चुअली टॉपिक न्यूज में रहा क्यों है ये। ठीक है, जब तक ये जनरेट होता है तब तक अच्छी बात है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू इन एवरी सेंस। ठीक है, तो चलो न्यूज़पेपर पढ़ते रहना एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।